डेरिवेशन ऑफ COM हॉलो कोन। देखो बेटा, हॉलो कोन में या किसी की भी डेरिवेशन में आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखना होता है कि आप बॉडी में डिफरेंशियल एलिमेंट्स पहचान पाए। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा बेटा, फॉर्मूला आपका सेंटर ऑफ मास निकालने का हर बार वही है बेटा। मान लो हमने एक हॉलो कोन लिया, इसका मास को हम m बोलते हैं, इसका रेडियस r है, इसकी हाइट को h मान लेते हैं। और बेटा ये जो स्लैंट हाइट है इसको l मान लेते हैं। और आई होप आपको ये सब चीजें ऑब्वियसली दिख रही होंगी कि l को आप r और h के टर्म्स में भी लिख सकते हो। अब बेटा देखो, एक चीज होती है कभी भी हम जो इंटीग्रेशन वाले चीजें होती हैं, जैसे देखो मैं पहले, सबसे पहली चीज होती है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पहले ओरिजिन डिफाइन करना पड़ता है। मैं यहाँ पे O पे 0 0 डिफाइन कर देता हूँ। मैंने हॉलो कोन का मास m एज्यूम कर लिया है, मैंने इसका रेडियस r, हाइट h एज्यूम कर लिया है। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला आपका बेटा वही रहेगा। देखो, एक सिमेट्री से तुम बोल सकते हो सर सेंटर ऑफ मास कहीं भी रहेगा तो इसी लाइन पे रहेगा। जो ये लाइन बनी ना ओपी, सेंटर ऑफ मास ओपी लाइन पे ही रहेगा। सिमेट्री से सोच लो बेटा, तो एक्स सी यू एम विल बी ऑलवेज जीरो। कॉमन सेंस से आप ये बोल सकते हो कि एक्स सी यू एम, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। अब या सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे रहेगा ओपी पे, तो हमको सिर्फ वाई सी यू एम निकालना है। और वाई सी एम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वाई इंटू डी एम अपॉन डी एम। नीचे वाले के लिए ज्यादा चिंता मत किया करो क्योंकि इसको जोड़ने से टोटल मास मिलेगा। तो हमारी चिंता हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट का मास और उसका सेंटर ऑफ मास। बेटा पहले अच्छे से फॉर्मूला समझ लो। हम पूरी बॉडी का जब सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल बॉडी वी नीड सम डिफरेंशियल एलिमेंट। जैसे यहाँ पे तुमने ये मान लिया, इतना सा एक जगह मान लिया। अगर तुम्हें इसका सेंटर ऑफ मास पता है, यहाँ पे बेटा एक रिंग टाइप का काट लो। जो हाइट आपको पसंद है, जैसे सपोज आपने यहाँ से ये दूरी x ले ली बेटा, ये दूरी आपने x ले ली, ये वाली लेंथ dx आ गई। बेटा देखो, आप जरा ना ऐसे समझो कि मैं अगर आपको ये बोलूं, ये जो मास पर यूनिट एरिया होता है जिसे सरफेस मास डेंसिटी भी कहते हैं, अगर आप निकालोगे तो सरफेस मास डेंसिटी आप ऐसे फॉर्मूले से लिख लो, मास बाई टोटल एरिया। बेटा कितना होगा आप ये जानते हो ना, पाई होता है कर्व सरफेस एरिया। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक बताओ? क्या आपको ये चीज समझ आती है बेटा? अगर हॉलो कोन है, टोटल मास m है और सरफेस एरिया पाई है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा देखो, ऐसी चीजें बार बार रिपीट होंगी तो आप इस बात पे ध्यान देना, व्हाट इज योर डिफरेंशियल एलिमेंट, जिसको जोड़ जोड़ के पूरी बॉडी बनती है। तो सबसे ज्यादा बात आप डिफरेंशियल एलिमेंट को पहचानने में लगाना कि डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है। आपने आइडेंटिफाई किया कि डिफरेंशियल एलिमेंट रिंग है। बेटा इस रिंग की अगर मैं रेडियस पे जाऊं, लेट अस से कि यहाँ पे हम थीटा बोल देते हैं, बाद में ये थीटा हम रिप्लेस कर देंगे आर एच के टर्म्स में। बेटा आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ, ये वाली दूरी अगर आप इस रिंग को यहाँ देखोगे ऐसे करके, तो आपको ये लेंथ कितनी मिलेगी? बेटा कॉमन सेंस सोच के बताओ। ये दूरी x है और ये थीटा है, तो ये जो रिंग का रेडियस है, रेडियस ऑफ द रिंग, अगर आप इस रिंग को इमेजिन करोगे तो ये इसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं। ये रेडियस कितना आ जाएगा आप बताओ? सर x sin थीटा। हाँ वेरी गुड बेटा, दिस विल बिकम x sin थीटा। अगर मैंने मास पर यूनिट एरिया यानी केजी पर मीटर स्क्वायर सिग्मा मान लिया, इसको सिग्मा बोल दिया है,
तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट का मास कैसे आएगा? अगर मैं उस मास को डीएम बोलूं, मास ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, तो आएगा सरफेस मास डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट। क्या बेटा यहां तक आप लोग साथ में हैं? बेटा ये सरफेस एरिया अब निकलेगा कैसे? अगर आप इस रिंग को ऐसे खोल के रख दो, इस रिंग को यहाँ पे से खोल के पूरा ऐसे रख दो, तो इट विल बी ए शॉर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली ए रेक्टेंगल, जहां पे आपने थिकनेस को dx बोला है, और अगर आप रिंग को खोल दोगे तो ये टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा? 2 पाई आर आती है। तो आर आपका कितना था? एक्स साइन थीटा। तो 2 पाई आर मतलब 2 पाई एक्स साइन थीटा। तो डीए कितना आ जाएगा बेटा? छोटा सा रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, यानी 2 पाई एक्स साइन थीटा इंटू डी एक्स। बेटा क्या यहाँ तक आप लोग साथ में हो? नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? यस सर। हाँ चलो। और बेटा पता है, हर बार यही सोचना कि ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है। नीचे टोटल मास आता है, ऊपर क्या आता है? जो डिफरेंशियल एलिमेंट तुम मान रहे हो उसका मास, और उसी का सेंटर ऑफ मास। याद रखना ये y उसके सेंटर ऑफ मास, डिफरेंशियल एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है। यहां तक समझ आया बेटा? यानी जो इस फॉर्मूले में y होगा, y शुड बी, आप बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा ना बेटा? तो ओरिजिन से y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ? उसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे आएगा? टोटल हाइट h है, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? इट विल बी x cos थीटा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो बेटा व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ आवर डिफरेंशियल एलिमेंट? दिस कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x में तो 0 ही रहेगा, इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? आप ये देख पा रहे हो बेटा? अगर हम नीचे से बोलेंगे तो हम टोटल हाइट h है, h माइनस एक्स कॉस थीटा बोल सकते हैं। क्या बेटा यहाँ तक आपका दिमाग चल रहा है? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर ठीक है। तो बेटा देखो, हमने ये पेज इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पेज में सिर्फ कैलकुलेशन है। तो क्या आप लोगों ने सारा नोट कर लिया है बेटा? देखो, मेरे डिफरेंशियल एलिमेंट का मास आ गया मेरे पास, मेरे पास उसका y कोऑर्डिनेट आ गया। अब मुझे सिर्फ यहाँ पुट ही तो करना है, और कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। बेटा मैं इसी पेज पे करूं या नेक्स्ट पेज पे करूं? आप लोग नोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले चुके हो? हो गया बेटा सर। श्योर बेटा? प्लीज बेटा, जिस बच्चे ने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सारी डेरिवेशंस बार बार खुद से करो, खुद से करो बेटा। द मेन इशू इज दैट यू शुड डू इट बाय योरसेल्फ। चलो, अब हम लोग बच्चों की तरह लिखते हैं, y निकालना है, y सेंटर ऑफ मास निकालना है पूरे उसका। नीचे मैं जानबूझ के इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है टोटल मास ही आएगा। ऊपर जाते हैं, ऊपर में इंटीग्रेशन करना है। हमको पहले क्या लिखना था? y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट आया था हमारा h माइनस एक्स कॉस थीटा इंटू डीएम। डीएम आया था हमारा डीए इंटू सिग्मा, सिग्मा इंटू डीए हमारा। और डीए की वैल्यू कितनी थी बेटा? अगर मैं डीए की वैल्यू लिखूंगा तो वो हो जाएगी h माइनस एक्स कॉस थीटा इंटू सिग्मा, और डीए आया था हमारा 2 पाई एक्स डी एक्स साइन थीटा। बेटा यही था ना बेटा? अब बताओ तुम बेटा, पहले बच्चे समझ नहीं पाते कि हमें लिमिट्स कैसे लेनी है। तुम बताओ, तुम लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लोगे बेटा? हमारा वेरिएबल कौन सा है पहले बताओ, इस पहली फिगर में आके बताओ, व्हाट इज आवर वेरिएबल? अगर हम लोग सब कुछ x के फॉर्म में ला रहे हैं, तो x की यहाँ पे रहोगी तो स्टार्टिंग में x की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और यहाँ पहुंच के x की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी बेटा बताओ? l पूरा ना। तो x की फाइनल वैल्यू कितनी होगी? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम हमेशा डिफरेंशियल एलिमेंट के अंदर, मतलब पूरी इंटीग्रेशन में, ऐसे लिमिट पुट करते हैं कि पूरी बॉडी कवर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे हूँ कोन के, तो सबसे छोटा सर्कल बनेगा।
अगर मैं कोन में x इक्वल टू एल तक पहुंच गया तो मुझे सबसे बड़ा वाला सर्कल मिल जाएगा और मेरी पूरी बॉडी कवर हो जाएगी। लिमिट्स चुनते वक्त हमेशा ये ख्याल रखना कि बॉडी को एक बार कवर करना होता है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? तो वहां हमारी लिमिट्स में क्या लिखा रहेगा, कोई बच्चा बता सकता है? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पूरा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट बेटा? नोट कर लिया बेटा? बेटा प्लीज साथ साथ करते चलो। कैलकुलेशन प्लीज आप लोग खुद करोगे बेटा। हाँ बेटा, आप लोग प्लीज बताते रहा करो चैट वैट पे, तो मुझे समझ आता है कि आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से। देखो, जितने कांस्टेंट टर्म में बाहर कर दो, और जो, जैसे मैं एक चीज समझा रहा हूँ बेटा, साइन थीटा एक कोण के लिए कांस्टेंट होता है, सब बाहर कर दो। इट विल बिकम वेरी वेरी इजियर अगर तुम ये सारी चीजों में कांस्टेंट को बाहर कर दो। जो कांस्टेंट नहीं है उसको अलग से आइडेंटिफाई करो। जैसे h माइनस एक्स कॉस थीटा लिखा, x dx लिखा, बाकी सबको पकड़ पकड़ के ऐसे कान पकड़ के बाहर लेते हो। सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, आपका साइन थीटा कांस्टेंट है, सबको बाहर कर दो। और यहाँ पे लिमिट्स में तुम वो बार बार लिखने की जगह बाद में पुट करेंगे बेटा लिमिट्स, और नीचे m भी है। बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है ना? अब बताओ बेटा, हम लोगों ने जब कोण बनाया था, इस कोण में ये L था, ये R था, ये H था और ये थीटा था। तो आप चाहो तो साइन थीटा और कॉस थीटा को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। साइन थीटा आ जाएगा बेटा आपका R/L, और कॉस थीटा आ जाएगा बेटा आपका H/L। ठीक है बेटा? तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। बेटा आप चाहते हो मैं एग्जैक्ट निकालूं कि आप लोग कर लोगे इसके बाद, बताओ? ये डरावना नहीं है बेटा, बस दिख रहा है। x की वैल्यू पुट करोगे बेटा, x cos थीटा कितना आ जाएगा बेटा, बताओ? cos थीटा कितना आ जाएगा, बस ये बताओ। cos थीटा हमारा H/L आया इंटू एक्स, देख पा रहे हो बेटा? इंटू एक्स डी एक्स। Yes, sir. इसमें से h भी कॉमन निकाल लो। इंटीग्रेशन के अंदर जितना कम तुम्हें टर्म दिखेगा तुम उतना कम कंफ्यूज होगे। 2 पाई, बाद में बेटा सब कट जाता है। अगर तुम सही से कर रहे हो ना, तो आखिरी में सिंप्लीफाई करने के लिए छोड़ना, पहले सिंप्लीफाई मत करना। ये सब चीजों को आखिरी में यूज करते हैं बेटा। h भी हमने बाहर निकाल लिया, और हमने साइन थीटा पुट कर दिया था। x dx का अब वैल्यू इंटीग्रेशन कर ही देते हैं बेटा। अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो x dx का पहली बार में इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3l। और हमको 0 से लेकर इतना तक करना था, 0 से लेकर l तक करना था। आप समझ पा रहे हो ना बेटा? ये l ही तो है। अगर आप फिगर पे देखोगे तो नीचे तक जाते जाते l बन जाता था। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसके बाद बेटा आंसर निकाल लोगे। बेटा देखो, हम लोग को कर करके आंसर याद है। आपको एक बार x इक्वल टू 0 पुट करना था, और एक बार x इक्वल टू l पुट करना था। सिंपली यही पुट कर दो, 0 पुट करने में कोई बरकत नहीं होता है। ठीक है बेटा? हो गया? सब कट पट जाएगा बेटा, और आपका आंसर आ जाएगा नीचे से h/3। कोई डाउट बेटा यहाँ तक, बताओ? वैल्यू पुटिंग कर लोगे ना? यस सर। ठीक है बेटा। और प्लीज बेटा, आप इस बात पे ज्यादा ध्यान देना कि हमने डेरिवेशन की कैसे। इसी तरह से सॉलिड कोन का करना, हेमिस्फेयर का करना, सॉलिड हेमिस्फेयर और हॉलो हेमिस्फेयर दोनों का करना। और बेटा सुनो, तुम उतने ही तेज हो जितना तुम खुद से करते हो। एंट्रेंस की राह में 5 घंटे की सेल्फ स्टडी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। और ये बात जितनी जल्दी रियलाइज हो उतना अच्छा है। बेटे मैं नेक्स्ट पे आऊँ? सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने वो जो 2 पाई सिग्मा इंटू आर
इंटू एक्स बाई एम इंटू एल लिखा है ना सर, सर हाँ रेड हाँ कलर में, सर वो एल हाँ, कहाँ से आया? ये साइन थीटा की जगह से आया था ना बेटा, साइन थीटा देखो, साइन थीटा ये वाला दिखा बेटा। यस सर, यस सर। हाँ कोई बात नहीं बेटा, हो सकता, देखो बेटा मैं एक चीज बताऊं, कैलकुलेशन में मैं भी ध्यान नहीं देता हूँ। मैं एज ए टीचर ये ध्यान देना चाहता हूँ कि तुम उसके पीछे का सेंट्रल आइडिया कैच करो। बेटा आप किसी भी ऊपर वाले बैच से पूछ लो, ये सारी की सारी कैलकुलेशन मैं बच्चों से कराता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बच्चा पेन नहीं उठाने को तैयार है उसको एंट्रेंस का मतलब भी नहीं समझ आता है। आपको पेन उठानी पड़ेगी, हर बच्चे को बोल रहा हूँ, पेन उठाओ। अगर तुम मुझे किसी से मैसेज करके बोलोगे ना सर कि मेरी 2 दिन में एक वो जो लिखो फिको पेन नहीं आती यूज एंड थ्रो वाली वो खत्म हो जाती है, दैट मीन्स तुम्हें तैयारी करने का मतलब समझ आ चुका है। बेटा क्या हम आगे बढ़े? बेटा यहाँ से आगे बढ़े क्या? नोट कर लिया? और आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता है प्लीज पूछना बेटा इसमें। बेटा नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल है। बेटा प्लीज, आप चाहोगे तो मैं आपसे एक पूरा लिस्ट शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से सेंटर ऑफ मास आपको आने चाहिए। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, आप कभी भी जब सेंटर ऑफ मास निकालते हो तो डेरिवेशनल अप्रोच रखना, डेरिवेशनल अप्रोच रखोगे बेस्ट रहेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें बेटा बेसिकली 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं समझाता हूँ। एक जगह वो आपसे बड़ी सिंपल चीजें पूछता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरी जगह वो बोल देगा कि एफ एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करके करो क्वेश्चन, और इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये बेसिक 2 कैटेगरी आपको दिमाग में लेके चलनी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक कैटेगरी बनेगी, और एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये बनेगा। बेटा आपने ये 2 पॉइंट नोट किए, आपको इसी हेडिंग्स में क्वेश्चन करने होते हैं, इसी हेडिंग में थ्योरी भी पढ़नी होती है। तो मैं आपको पहले बेसिक वाला पढ़ाता हूँ बेटा, स्टार्ट करें बेटा। बेटा प्लीज आप ये क्लासिफिकेशन ये सब नोट किया करो, ये सब काम का है, वरना दिमाग में हेडिंग नहीं आएगी बेटा आपके। हेडिंग आना दिमाग में बहुत जरूरी होता है। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ऐसे लिखना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि मान लो पॉइंट सिस्टम है, 2-3 पॉइंट है, जैसे लाइक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, सबकी वेलोसिटी दी है। वेलोसिटी एज ए वेक्टर सोचना बेटा, स्केलर नहीं। तो मैं इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए जहां मुझे 3 पॉइंट मासेस दिए हैं, मुझसे कोई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, m1 v1 m2 v2 m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। चलो बेटा आप इसे नोट कर लो, मैं तुरंत आपसे एक बच्चों वाला क्वेश्चन पूछता हूँ। नोट किया बेटा? और बेटा पता है मूवमेंट एंजॉय किया करो कि चलो इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, चलो सबसे बेसिक क्वेश्चन, पहला इजी क्वेश्चन मैं करता हूँ, हार्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए। देखो ये 2 kg मास है और ये 3 kg मास है, और किसी मूवमेंट पे ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, और पूरी लाइट है। तो आपसे पूछा गया है इस सिस्टम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालिए। इजी क्वेश्चन है ना बेटा, पर कॉन्सेप्ट समझाने के काम आएगा। ये जो आप कॉन्सेप्ट नोट डाउन करोगे उसको समझने के लिए ये चीज जरूरी है कि आप ऐसे बेसिक क्वेश्चन करो। बताओ बेटा, फास्ट बेटा, वेक्टर की रिस्पेक्ट करना सीखो, वरना वो एक दिन आपको तंग करने लगेगा। आप ये आइडेंटिफाई करोगे जहां जहां आपसे गलती हो रही है
वो कहीं ना कहीं वेक्टर को रिस्पेक्ट देने की वजह से, ना देने की वजह से हो रही है। बेटा आंसर आया तो मुझे चैट पे भेजना। आपको अगर आंसर आता है बेटा आप चैट पे भेज सकते हो, या तो आप बोल सकते हो। बेटा फील फ्री। आपको नहीं तो एक दिन ना मैं जो आपके जे एडवांस वाले बैच है ना उसकी क्लास करवा दूंगा, तो आप देखोगे कि वो लोग कितना बात करते हैं। हमें बोलना पड़ता है कि भाई शांत हो जाओ एक एक करके। हाँ। गुड बेटा। गुड। गुड बेटा गुड। मुझे दो बच्चों ने आंसर भेजा है। मैं आप लोग को एक चीज एनकरेज करूंगा, आप वेक्टर की रिस्पेक्ट करो। जैसे मान लो कोई बच्चा मुझे आंसर भेज रहा है 1, तो ही शुड राइट लाइक 1, मतलब इन द वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। या तो अगर वो वेक्टर लेके कर रहे हैं तो +1j या -1j करके लिखना चाहिए। देखो इसका आंसर आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं ऑब्वियसली जैसे हम लोग बच्चों की तरह मानते हैं कि इधर आई होता है और इधर j होता है, तो मैं पहले वाली की वेलोसिटी लिखता 5j, दूसरे वाले की वेलोसिटी लिखता -5j, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में करता मैं नीचे 2+3, 2+3 नीचे आ गया, ऊपर m1v1 यानी 5j इंटू 2 यानी 10j, और इस वाले का आता 3 इंटू -5j यानी -15j। अगर मैं इसको ऐड करके डिवाइड करता तो मुझे -j मीटर पर सेकेंड या 1 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बेटा ये समझ आ गया? अब कुछ अलग करें, इससे एक लेवल ऊपर जाए, आप करके दोगे? बस वेक्टर की रिस्पेक्ट करना। चलें बेटा आगे। बेटा क्या ये ईडी वाला एग्जांपल समझ आ गया? तो मैं थोड़ा हार्ड वाले पे जाता हूँ बेटा, थोड़ा सा हार्ड, हल्का सा लेवल रेज करते हैं। देखो, और मुझे उम्मीद है आप ये कर लोगे। अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हो तो आई हैव ए ट्रस्ट कि तुम ये क्वेश्चन कर लोगे। ये वेज बिल्कुल लाइट सा है, हल्का सा वेज है बेटा, हल्का सा वेज है, बहुत ही लाइट सा वेज है। दिस इज लाइट वेज, पर फिक्स्ड है। दिस इज फिक्स्ड टू ग्राउंड, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे 2 kg रखा है और यहाँ पे 3 kg रखा है। इसकी स्पीड किसी इंस्टेंट पे 5 मीटर पर सेकेंड है और इसकी स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड है। आप मुझे बताओ इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम है इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? सोच के आराम से बताओ बेटा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो बच्चा बहुत बढ़िया दिमाग लगाता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब वो टीचर से डाउट पूछता है तो आखिरी में वो रियलाइज करता है कि उस चैप्टर का सबसे बेसिक आइडिया लगेगा, या जिस फॉर्मूले पे टीचर स्ट्रेस दे रहा था वो लगेगा, बेसिक वाला, कोई टफ वाला नहीं, वही फॉर्मूला लगेगा, m1v1। बट वेक्टर को वेक्टर की रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। v1 इज द वेलोसिटी वेक्टर, वो स्पीड नहीं है बेटा। इस इंस्टेंट पे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? बेटा टेक टाइम, इट्स ऑलवेज ओके। टेक 2 मिनट, 5 मिनट, वॉट एवर यू रिक्वायर्ड, टेक इट, बट आराम से करो बेटा। बेटा यू शुड ऑलवेज बिलीव इन योर हेड कि एवरी क्वेश्चन जो आप क्लास में करते हो देयर इज अ ऑल्टरनेट स्मार्टर सोल्यूशन। जैसे कुछ बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं सर आज जेईएमएस का पेपर, आज जेईएमएस का पेपर था बेटा, पता है, और मैं बच्चों को पेपर दिलवाने ही आया हुआ था। तो कुछ बच्चे थे बोलते सर पेपर लेंदी था। बेटा मैं आपको बार बार दिखाऊंगा जो क्वेश्चन लेंदी उनको लग रहे हैं,
इज जस्ट बिकॉज कि उसमें उन्होंने ट्रिक नहीं अप्लाई की है। अगर आप वो ट्रिक अप्लाई कर देते हो, यू हैव ऑलवेज टाइम, कि आपको ऐसा लगेगा अच्छा नहीं यार, हर क्वेश्चन इसी इंटेंशन से बनता है जेईई मेंस का, कि वो 40-45 सेकंड के बीच में ट्रिक लगा के सॉल्व हो जाए। आप उसे लेंदी भी बना सकते हो, 5-6 मिनट लेके भी कर सकते हो, बट देयर इज ऑलवेज स्मार्टर सोल्यूशन कि वो 40-45 सेकंड में सॉल्व हो जाए। और बेटा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इट्स वेरी कॉमन कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर ना निकाल पाओ। बुरी बात यह है कि अगर यही क्वेश्चन मैं तुमसे 3 महीने बाद पूछूं और तुम फिर भी आंसर ना निकाल पाए, तो ये बहुत बुरी बात है बेटा। दैट शोज कि आप नोट्स नहीं बनाते, रिवीजन नहीं करते। बेटा मैं हेल्प करूं? किसी का आंसर आया? बेटा कोई बच्चा आंसर के करीब है तो बताओ, मैं हेल्प करूंगा, नहीं तो फिर मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। और बेटा प्लीज थोड़ा सा सॉलिट्यूड में आके क्लास लिया करो, कोई कोना पकड़ लो घर का, और वहां पे खुले। बेटा जब तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे सामने कोई नहीं होना चाहिए, तुम्हारे और टीचर के बीच में देयर शुड बी नो कम्युनिकेशन गैप। यू फील लो, टॉक टू टीचर, यू फील हाई, टॉक टू टीचर, यू फील डिस्ट्रैक्टेड, टॉक टू ए टीचर। इवन फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड, आप अपने दोस्तों से भी बात करिए। तैयारी एक बहुत लंबा मैराथन है, आप जल्दी गिव अप नहीं कर सकते हो, या जल्दी अपने आप को जज नहीं कर सकते हो, ना ही अच्छा ना ही खराब। चलो मैं बताता हूँ बेटा, और मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे बिल्कुल आंसर के करीब होंगे, बट टेक ये मतलब जस्ट कंसिडरिंग द टाइम एलिमेंट, मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलो देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक लगानी होती है कि एवरी डेटा इज गिवन इज ऑन पर्पस। बेटा कोई बच्चा यहाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री को देख रहा है, तो ये एंगल भी 90 होगा, ऊपर वाला। अगर तुमको ये बात स्ट्राइक करती तो तुम यहाँ पे आई मान लो और यहाँ जे मान लो। आई जे तुम्हारे गुलाम होते हैं, तुम कहीं भी मान सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बस 90 डिग्री पे मानना। ऐसे आई जे मानना पाप होता है कि सर ये आई हो गया ये जे हो गया, ये पाप होता है। ऐसे आई जे तुम मान सकते हो कि सर ये आई है ये जे है, बस 90 डिग्री पे होने चाहिए। अब एक बच्चा 10 सेकंड, मतलब सोचो उससे ऐसे लिखा होता तो उसका आंसर कैसे हो जाता कि सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ए 30 सेकंड क्वेश्चन। नीचे टोटल मास आता है m1 + m2 यानी 2 + 3 5 kg, ऊपर m1v1 यानी 5i × 2 यानी 10i, प्लस सर 5j × 3 यानी 15j। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाता? क्या आपको 2i + 3j दिख रहा है बेटा, या एक लाइन में आंसर दिखा? √13 मीटर पर सेकेंड। बेटा यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? No, sir. तो आप लोग एक चीज देखो बेटा, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। एक बच्चा अगर इसको ना सिंपल आई जे ऐसे मान लेता तो लेंदी हो जाता, तब उसके कंपोनेंट लेते लेते वो टाइम टेकिंग हो जाता। और आप देख पा रहे हो ये एक लाइन में भी पॉसिबल है आंसर निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें बेटा। Yes, sir. ठीक है बेटा, ऐसे ही आप लोग को हर एक केस में लगाना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको इसी तरह से निकालना है बेटा। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अब बेटा मैं एक इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वैसे निकलता है m1 a1
प्लस m2a2 प्लस m3a3 एंड सो ऑन अपॉन टोटल मास सिग्मा मास यानी m1 प्लस m2 प्लस m3। बेटा आप ना ये पुली वाला बेसिक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, बेसिक क्वेश्चन बेटा। पुली लाइट है और यहाँ पे दो मासेस दे रखे हैं 2 kg एंड 3 kg। पुली लाइट है और मासेस आपको 2 kg एंड 3 kg दे रखे हैं। आपको इस सिस्टम के लिए, लाइट पुली इस सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टेक टाइम और आराम से करो, बताओ कैसे आएगा आंसर। बेटा आप जब देखोगे ना जेईई मेंस में बाकी जगह बस इतना बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, इतने ही बेसिक लेवल के। अब बच्चे ये सब भी नहीं कर पाते हैं बेटा। इन द स्पैन ऑफ 2 years बेटा एक टीचर को एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है और उसको उस सब्जेक्ट में भी स्ट्रेंथ हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी से बता रहा हूँ बेटा। और उसके बाद एक बच्चे से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में आपको लगता है कि वो बहुत डीप एक्सपेक्टेशन रखेंगे? नहीं बेटा। जी एडवांस का आज भी कट ऑफ 40% में अच्छा आईआईटी मिल जाता है बेटा। हाँ बेटा, गुड। आपको बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखनी है बेटा। मैं बच्चों को बार बार एक लाइन बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया उसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 होती है। आप ट्राई कर लेना। मान लो एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 50 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे हैं समझ में। जब 2 साल खत्म होंगे, एग्जामिनेशन पेपर में जाओगे, ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन भी रखोगे ना जो तुम्हें नहीं आ रहा है, उसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 है बेटा। वो मिलेगा ही नहीं तुमसे, या तुम्हारे पास हमेशा टाइम होगा दूसरे क्वेश्चन करने का। चलो देखते हैं बेटा। अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे कैसे आ जाता है बेटा? टी ऊपर आया बेटा। एक्सेलेरेशन कितना आ जाता है? आपको ये एक्सेलेरेशन याद है? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे बच्चों को एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला याद होगा। इस ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का, इसका इसका ए नीचे मान लेते हैं, इसका ए ऊपर मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि m2 माइनस m1 ये वाला याद होगा ना बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नहीं याद है? मैं करके दूं बेटा? देखो इस वाले का ऐसे हो जाता t माइनस 2g इक्वल टू 2a, और इस वाले का इतना हो जाता कि 3g माइनस टी इक्वल टू 3a। दोनों को ऐड कर देते तो आपको वही चीज दिख जाती बेटा। मेरी बात समझ गए? तो आंसर एक्सेलरेशन का कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना आया? 1, यानी 3 माइनस 2, 3 2, 3 माइनस 2 1, और नीचे 5, ये जी। तो इसकी वैल्यू अगर जी को हम 10 ले लेते हैं तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिली। अब अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, और ऊपर इसके साथ लिखूंगा मैं। देखो एक्सेलरेशन +2 आ चुका है और -2 आ चुका है। -2 इसके लिए, -2j, और इसके लिए +2j जो पहली बॉडी है। तो मैं लिखता 2 इंटू यानी मास इंटू एक्सेलरेशन 2j प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन -2j। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है? देखो ना बेटा 3 kg का एक्सेलरेशन आपको -2 लिखना है। एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg इज -2j। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2 2 जा 4 प्लस 4 -6 प्लस 4 और -6 इज -2j बाई 5। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? -2/5 j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट इसमें? बेटा पता है बच्चे ये लिख के आ जाते हैं आंसर में कई बार, ये वाला ऑप्शन में ये भी रहेगा ना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आगे बढ़े बेटा। यस सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप लोग जल्दी जल्दी कर दोगे। आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू पीपल।
कि ये क्वेश्चन आप खटाक से मुझे बता दोगे। पहले जैसा ही है बेटा, पहले जैसा ही है। सब कुछ डेटा भी मैं अच्छा अच्छा ही दूंगा कि आप लोग मुझे जल्दी से आंसर बता दोगे। वेज लाइट है ताकि आप इसका मास ना लो, फिक्स्ड भी है। ये 2 kg है और ये 3 kg ब्लॉक है, और आपको बताना है इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब तो मुझे लगता है आप 10 सेकंड में निकाल के मुझे बता दोगे। बताओ बेटा, टेक योर टाइम, आराम से करो, मुझे बताओ। बेटा पता है, हर साल मैं बच्चों से बोलता हूँ कि आखिरी के 7 महीने आर वेरी क्रिटिकल, लास्ट 7 months, whatever is your main target. If suppose your main target is JEE Advanced, the last 7 months are very critical, because in the span of the 2 years, every student in his own experimental destructive way मतलब covers so much area. The only student who is able to consolidate everything when the syllabus is done, the only student who has defined कि वो कहाँ से पढ़ेगा, boundaries, वही बच्चा बाद में ग्रो करता है। और बेटा मैं तुमको एक सिंपल कन्वर्सेशन बताता हूँ, मेरी एक पेरेंट से हुई थी। उन्होंने पूछा था, सर आपको क्या लगता है इस बैच में कौन कौन बच्चा टॉप करेगा या कौन कौन बच्चा सिलेक्ट होगा। मैंने उन्हें बोला था एक पेपर पे लिख के, जो आखिरी दिन तक तैयारी करेगा वो बच्चा हमेशा सिलेक्ट होगा। और उन्होंने ये बात आके एग्जैक्टली फील की। उन्होंने बोला, सर जितने बच्चे तैयारी करते हैं आखिरी दिन तक सबका होता है, ये मैंने अपने बच्चे के बैच से देख लिया। जो गिव अप करता है बस उसका नहीं होता है। हाँ बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा, चलो मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखो इसमें भी ट्रिक तो वही है। ट्रिक तो आप लोग सीख चुके हो कि किसी एक तरफ आई मान लो और किसी एक तरफ जे मान लो। अगर ये फ्रिक्शनलेस है बेटा, एक चीज बताओ, अगर ये फ्रिक्शनलेस होता है बेटा, मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि हर बच्चे को ये बात समझ आती है कि अगर एक ब्लॉक रखा है और ये थीटा है तो इस तरफ mg sin थीटा लगता है, देयरफॉर इस तरफ जो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स बाय मास यानी g sin थीटा आएगा। यानी हर बॉडी का एक्सेलरेशन g sin 60 डिग्री, इधर इसका आएगा g sin 30 डिग्री। तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 2 + 3 नीचे, और यहाँ पे m1 a1 m2 a2 यानी 2 × g sin 60, बस वेक्टर को रिस्पेक्ट दे देना, आई और जे लिख देना, 3 × g sin 30 डिग्री जे। बेटा आप लोग समझ गए ये वाला? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? हो गया ना बेटा? Yes. ठीक है बेटा, अब आंसर मैच करा लेना बेटा। आई हैव ट्रस्ट कि तुम थोड़ा बहुत करके आंसर निकाल लोगे इसका। चलो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में हम लोग एक कॉमन सेंस की बात सीखेंगे, ठीक है? आओ देखते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे बेटा मैं अगर तुमको ये बोलता हूँ कि ये फॉर्मूला ऐसा है, F external equal to mass of the system into acceleration of systems सेंटर मास, तो ये बच्चे बहुत कम समझने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है। उनको लगता है F = m में तो बहुत सिंपल है, ये क्या है। बेटा ये चीज जाननी पड़ेगी तुम्हें, हर चीज को इस एंगल से देखना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फोर्स ही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन करा सकता है। मैं तुमको बेसिक क्वेश्चन से कराता हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। ये एक रॉड दी है बेटा, एक रॉड है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ी हुई है,
और आपको ये बच्चों वाला क्वेश्चन करना है। ये इस रॉड का मास 5 kg है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है 30 न्यूटन का और एक इधर लग रहा है 20 न्यूटन का। आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। बताओ बेटा, बच्चों वाला केस, बिल्कुल बच्चों वाला केस। अब बेसिक्स में स्ट्रांग हो गए बेटा, एग्जाम्स का डर निकल जाएगा। क्योंकि जिस बच्चे को भी पता रहता है ना कि बेसिक्स आते हैं तो एटलीस्ट एनआईटी राउरकेला तो मिलता ही है, उसका डर निकल जाता है, फिर वो आईआईटी की तैयारी करता है। चैप्टर्स की डेफिनेशन पे बहुत बढ़िया कमांड करो, चैप्टर की हर डेफिनेशन को फील करके पढ़ो कि ये कहना क्या चाहती है। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन जैसे लिखा है, एफ टर्म में लिखा है, फील करो क्या है ये, कितना आंसर आएगा। एक रॉड ही दिया है तो सर पूछना क्या चाहते हैं इसमें, फोर्सेस दे रखे हैं आपको, हाँ बेटा गुड बेटा। देखो कुछ नहीं करना है बेटा, आप फोर्सेस पहचानो, बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास, देखो रॉड है तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड में आएगा, तो मैं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास पूछ रहा हूँ बीच में कहीं। अब बच्चों की तरह से सोचो कि एक्सटर्नल फोर्स 30 है और 20 है, पर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स आ जाता 30 माइनस 20 इक्वल टू एम में, एम इज 5 kg, और बट इस बार ये एक्सेलरेशन बॉडी का नहीं आया, सेंटर ऑफ मास का आया, इतनी छोटी सी चीज। आपको आंसर आता है, पहले भी आता था बेटा, इन आई डायरेक्शन। बात समझ गए बेटा कि यू शुड फील दिस थिंग, वरना रोटेशन गायब हो जाएगा। यू शुड फील दिस थिंग कि दिस एक्सेलरेशन विल नॉट ऑफ बॉडी, इस पॉइंट का नहीं है, इस पॉइंट का नहीं है, इस पॉइंट का नहीं है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास यानी L/2। अगर रॉड है तो बीच में ही होगा सेंटर ऑफ मास। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, बेटा ये नोट कर लिया, यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर यही एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम्स सेंटर ऑफ मास। थोड़ा सा ना, मुझे पता है ये चीज आपको लगेगा कि सर रिपीट हो रही है, लेकिन बेटा रिपीट नहीं हो रही है, ट्रस्ट में। एक क्वेश्चन उसी टाइप का आता है। अब जब एफ एक्सटर्नल को लिखो ना, तो जब आप ये लिखते हो ना d/dt ऑफ, तो ऐसे लिखना सिस्टम, p इज मोमेंटम, होल सिस्टम का मोमेंटम। लिख लिया बेटा। एक बच्चों वाला क्वेश्चन दूंगा, सिर्फ बच्चों वाला क्वेश्चन, कुछ कॉम्प्लिकेट किए बिना। हम अगर इजी क्वेश्चन नहीं लगा सकते, हमसे हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे। एक चैप्टर में 10 हार्ड क्वेश्चन मत खोजो, 50 ऐसे क्वेश्चन खोजो जो हर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट देता है। ये एक सिस्टम दिया है, ठीक है, इसका सिस्टम का मोमेंटम निकालो। कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बेटा। आपको समझ पा रहे हो कि मोमेंटम वही है बेटा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। निकाल लोगे इस क्वेश्चन में, इतना इजी आ जाता है। m1 को मैं 4 kg मान रहा हूँ, 4 इंटू 2j। हाँ बेटा आई जे आप अपने हिसाब से, हो सकता है बच्चा कोई मान ले। m2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू 2 6i, तो आपका आंसर 6i प्लस 8j आना चाहिए। और मैग्नीट्यूड में अगर निकालने को बोलोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है बेटा 10। ठीक है, 6 और 8 का मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालते तो आपका 10 आ जाता। यहाँ तक समझ गए बेटा।
नोट कर लिया बेटा यहाँ तक? Yes, sir. चलो अब चलो ऐसे सोचो, क्या होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, इफ एक्सटर्नल फोर्स बिकम जीरो, जैसे कि कोलिजन में होता है, बाकी जगह होता है। इफ एक्सटर्नल फोर्स will become zero, then d by dt of system will become zero, या p system will become constant। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो तभी होता है जब आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। ये बेटा अपनी भाषा में समझ लो कि मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ 1v1, इनका सम जीरो रहेगा। एक छोटे से क्वेश्चन से समझे बेटा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। यहां तक नोट कर लिया बेटा? थ्योरी नोट किया करो बेटा, थ्योरी से क्वेश्चन की तरफ जाना बहुत आसान होता है अगर थ्योरी सही में समझ आई है तो। एक क्वेश्चन करते हैं चलो। एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, मेरी बात पूरी ठंडे दिमाग से सुनना। एक 3 kg का ऑब्जेक्ट है, इनको किसी स्पेस में रखा गया है जहां कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ये 2 kg और ये 3 kg है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं इन दोनों को मिला के सिस्टम कह रहा हूँ, इन दोनों को मिला के सिस्टम कह रहा हूँ, मान लो यू फील कि सर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। तो जितना फोर्स ग्रेविटेशनल का 2 kg पे, बेटा हमेशा याद रखना सारे फोर्स पेयर में लगते हैं। अगर 2 kg 3 kg को खींचेगी तो 3 kg भी 2 kg को खींचेगा। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा? अगर ये दोनों सिस्टम है तो ये इंटरनल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया। तो आप बोलोगे सर इस वाले केस में, इस वाले केस में अगर t इक्वल टू 0 पे सेंटर ऑफ मास मान लो यहां होता, जब कोई बाहरी फोर्स आ ही नहीं रहा है, बेटा मेरी बात सुन लेना, जब कोई बाहरी फोर्स नहीं आ रहा है तो फोर्स जीरो का मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, मतलब जो बॉडी जो कर रही है वही करती रहेगी। अगर सेंटर ऑफ मास मोशन में होता तो ये उसी स्पीड से या उसी वेलोसिटी से चलता रहता। अगर मैंने जस्ट 2 kg और 3 kg को छोड़ा है तो ये सेंटर ऑफ मास है, इस केस में ये रेस्ट में रहेगा हमेशा। 3 kg यहाँ आएगा, 2 kg यहाँ आएगा, पर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कभी चेंज नहीं होगी, जस्ट बिकॉज कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। ये भी इंटरनल था, ये भी इंटरनल था। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है दैट मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब फोर्स जीरो होगा तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो जीरो। दैट मीन्स बेटा एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब बॉडी विल कीप ऑन डूइंग व्हाट इट वाज डूइंग बिफोर। वो भी हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, कहीं पे भी जाके लगेगा। अगर बाहरी फोर्स नहीं है, हमेशा सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी थी वो मेंटेन रहेगी। बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ये बात समझ आ गई? बेटा अभी हम 10-12 एग्जांपल लेंगे। क्या पहला एग्जांपल में तुम्हें ये तो समझ आया ना कि तुम और तुम्हारा फ्रेंड स्पेस में है। मान लो ये एक्सेलरेट कर रहा है, करने दो, ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, करने दो, कोई भारी फोर्स है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास बोलेगा भाई मैं तो बीच में ही रहूंगा, वहीं रहूंगा जहाँ पहले था, बीच में नहीं, मतलब मैं जहाँ था वहीं रहूंगा, तुम आके मुझे इधर लड़ो। तो अब तुम सोचोगे, एक बच्चा इसे कैरी करेगा, सर ये कहना चाहते हैं कि इनका कोलिजन आके सेंटर ऑफ मास पे होगा। हाँ बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि whenever they will collide at center of mass।
बेटा जी होता क्या है ना, टीचर एक पढ़ाना चाहता है कि एक ईमानदार बच्चा को लॉ ऑफ कनेक्शन दिखता है, उसको हर टॉपिक कनेक्टेड दिखेगा। एक चीज वो जहां पढ़ रहा है वो हर चैप्टर में लगाना सीख जाएगा, अगर वो ईमानदारी से पढ़ रहा है तो। अगर ये पॉइंट मासेस हैं तो देयर कोलिजन विल बी एग्जैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। बेटा ये सारे पॉइंट नोट करना, मोमेंटम कंजर्व, एक्सेलरेशन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा, नोट कर लिया सारा? चलो, आपने ये समझा। मैं एक बच्चों वाला एग्जांपल देता हूँ, प्लीज बेटा अच्छे से नोट करना। ये एग्जांपल आपको अच्छा भी लगेगा, बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छा लगता है। आपको एक रिवर दिया है, रिवर। ये उसका बैंक है। यहाँ पे एक लकड़ी का ड्राफ्ट टाइप का या बोर्ड टाइप का समझ लो, छोटा सा है, इतना दिया है। इसका मास m है, इसका मास m है। इसके ऊपर एक बच्चा है जिसका मास स्मॉल m है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन है। पूछा जाता है अगर ये लेंथ मान लो l दे रखी है, बोट की लेंथ l दे रखी है, तो आपसे पूछा जाता है कि अगर स्टार्टिंग में डिस्टेंस x था, ये वाला, जब ये बच्चा एंड ए से चलकर एंड बी तक पहुंच जाएगा, मेरी बात समझना बेटा, बच्चा चल के ए से बी पे आ जाएगा, तो आपको बताना है बोट कितनी दूरी पे होगा। बैंक से व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस एक्स डैश बताओ। अगर बच्चा यहाँ पहुंच गया तो बच्चा चल चल के ए से बी पे आ गया। बेटा मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, अगर आप किसी सरफेस पे चलते हो तो आप उस अपने आप को देखो, इमेजिन करो कि तुम्हारा पाँव है वो बोट के सरफेस पे पड़ रहा है, तुम उसको पीछे ढकेल रहे हो, वो तुमको आगे ढकेल रहा है, तो इसको सिस्टम बना के देखोगे तो नेट फोर्स जीरो है। बेटा पानी से नीचे से कोई फोर्स लगने वाला नहीं है फ्रिक्शन का। तो तुम जब बोट को, बेटा ऐसे समझो कि जब तुम आगे जा रहे हो तो बोट इस तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारा फोर्स लग, बोट तुमको फोर्स आगे दे रही है और तुम बोट को फोर्स इस तरफ पीछे दे रहे हो, तो बोट विल स्लाइड टू द राइट साइड। लेकिन कितना, तुम मुझे बताओ बेटा, अगर बोट का मास m है, इंसान का मास स्मॉल m है, तो व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ द बोट बताओ। बेटा सोचना कितनी कॉमन सेंस की बात है, एक बोट है, आपका दोस्त यहाँ रस्सी डाल के आपको खींच के बचा सकता है, और लोग क्या करते हैं, वो इधर आने लगते हैं कि चलो मैं इधर आता हूँ, मेरा दोस्त मुझे बचा लेगा, बोट और दूर चली जाएगी। बेटा फिजिक्स मैथ या जो भी आप पढ़ते हो ना, उसको कॉमन सेंस से बहुत कोरिलेट करो, सब आसान हो जाएगा। In this case, there is no external force. The friction between man and boat are acting simultaneously. On the man, the friction is in the left side. On the boat, friction is on the right side, and both have same value. तो हम बोलेंगे कि इंटरनल फोर्स हो गया। अगर हम मैन प्लस बोट को एक सिस्टम माने, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बेटा इसको हम ऐसे समझाते हैं कि जो पहले सेंटर ऑफ मास था वही रहेगा। मतलब सपोज अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि इसका, आदमी का और बोट का, देखो बोट का सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे होगा L/2 पे, आदमी और बोट का सेंटर ऑफ मास मिला के जहां पे भी होगा वो लाइन चेंज ही नहीं होगी, पोजीशन ऑफ एक्सियोम कांस्टेंट, इस केस में कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले भी वो रेस्ट पे था जब आदमी नहीं चल रहा था, तो जो भी सेंटर ऑफ मास रहा होगा, आप निकाल सकते हो बेटा उसको।
बाद में भी वही रहेगा। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वोंट चेंज बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। बेटा मैं आंसर बताऊं कैसे करेंगे, क्या आप समझ पा रहे हो? कोई बच्चा ट्राई करना चाहता है? मैंने आंसर का सोल्यूशन भी लिख दिया। हाँ मैं फिर बताता हूँ बेटा। अगर तुम किसी बोट पे चलोगे तो जब तुम ध्यान से देखोगे सरफेस पे, तुमने बोट के ऊपर अपनी टांग पीछे खींची तो तुम पे फ्रिक्शन आगे लगा और बोट पे उतना ही फ्रिक्शन पीछे लगा। तो तुमको और बोट को मिला के अगर मैं एक सिस्टम बना दूं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, क्योंकि एक वही फोर्स आगे लग रहा है, वही फोर्स पीछे लग रहा है। अगर तुम्हारे और बोट को मिला के एक सिस्टम बनाया जाए तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना। इट मीन्स दैट तुम और बोट को मिला के फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स नॉट एक्सटर्नल। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर पहले बोट प्लस आदमी का सेंटर ऑफ मास यहाँ आता तो बाद में भी वहीं रहेगा। द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वोंट चेंज। ठीक है बेटा? तो आप कैसे निकालो? एक बच्चा बड़ी आसानी से निकाल सकता है, बोलेगा सर आप ट्रिक तो यही है ना कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। तो पहले सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होती है बेटा बताओ? हम ये सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? फर्स्ट केस में दो मास है, स्मॉल एम और कैपिटल एम। बेटा मैं यहाँ ओरिजिन मान लू, जहां आपको ओरिजिन माननी मान लो, यहाँ मान लो मैंने ओरिजिन मान ली, इस बैंक को ही मैंने ओरिजिन मान लिया। तो कैपिटल एम का सेंटर ऑफ मास कितना आ जाता? कैपिटल एम यानी बोट का सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट आ जाते एक्स प्लस एल बाई टू। किसी बच्चे को डाउट है इसके बेटा? कॉमा जीरो, वाई एक्सिस में नहीं है। और स्मॉल एम के कोऑर्डिनेट कितने आ जाते बेटा? एक्स प्लस एल। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो Yes, sir. एक्स यू एम की पोजीशन हो जाती है। बेटा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हम कैसे निकालते हैं? एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो आप नीचे लिखते स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम और ऊपर लिखते ये जो बेटा ये स्मॉल एम की लोकेशन थी एम इंटू एक्स प्लस एल प्लस कैपिटल एम की है एक्स प्लस एल बाई टू। ये आ जाता पहले वाले केस में। और बाद वाले केस में क्या होता? मान लो ये डिस्टेंस एक्स बाई डैश है, कोई बात नहीं। तो इसी सेंटर ऑफ मास को किसके बराबर होना चाहिए? इसी सेंटर ऑफ मास को किसके बराबर होना चाहिए? नए वाले सेंटर ऑफ मास के बराबर होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास की चेंज नहीं होगी लोकेशन। तो मैं बोल देता अच्छा ठीक है, अभी भी दो ही मास है, एक स्मॉल एम और एक कैपिटल एम। अब मैं ऐसे बोलता कि मेरा स्मॉल एम की लोकेशन आ चुकी है एम इंटू एक्स डैश प्लस कैपिटल एम की कितनी है? एम इंटू एक्स डैश प्लस एल बाई टू। बेटा ये जो हमारा कैपिटल एम है वो तो यहाँ से तो एल बाई टू ही डिस्टेंस पे रहेगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो बेटा? बेटा बोर्ड का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर में ही रहेगा ना। तो मैंने बोर्ड का मास लिया और उसकी ओरिजिन से दूरी ले ली एक्स डैश प्लस एल बाई टू। ये बोर्ड का सेंटर ऑफ मास हुआ। और ये जो है सेंटर ऑफ मास लाइन है ये एम प्लस एम की है। कंफ्यूज मत होना बेटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को तुम इक्वेट कर दो, ये और ये कट गया, एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी एक्स और एल के टर्म्स में। क्या बात समझ गए बेटा? डोंट वरी, एग्जाम में वो वैल्यू अच्छी अच्छी देंगे, सब कट पिट जाएगा और जल्दी से आंसर आ जाएगा कि बोर्ड कितना शिफ्ट हुई, या क्वेश्चन वैसे ही बना देंगे कि व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द बैंक। हो जाएगा बेटा? बेटा आप लोगों ने ये सब लिख लिया? एंड दिस इज अ होल न्यू वर्ल्ड, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दे रियली रिलाई कि बच्चा इसको पढ़े। और बच्चा सिर्फ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास में बच्चा ज्यादा से ज्यादा कई बार उसको लगता है कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशन पे रुक जाना चाहिए, जबकि सारे अच्छे क्वेश्चन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे बनेंगे। डेरिवेशन आनी चाहिए बट दिस आर द जी, ये वो थ्योरी है जहाँ पे तुम सोचना स्टार्ट करते हो कि सर बाहरी फोर्स नहीं आया तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। अगर पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, यानी लोकेशन भी चेंज नहीं होगी।
बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया इसे? Yes, sir. पता है इसी क्वेश्चन को ना मैं बहुत अच्छा बना सकता हूँ। मैं लिखवाता हूँ, तुम ध्यान देना, बस ध्यान देना। इसी क्वेश्चन को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं? देखो बच्चा रट लेता है, ये प्रॉब्लम होती है। सेम लॉजिक, बैंक, बोट, आदमी। मैं बोल देता कि आदमी और बोट मिला के पूरा सिस्टम 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब आदमी चल के इधर आ गया और मैं इसकी लेंथ भी दे देता। मैं इसकी लेंथ 6 मीटर दे देता और तुमको बोल देता कि आदमी की चलने की स्पीड, मतलब तुमको दे देता कि आदमी कितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। जैसे लाइक ए मैन टेक्स 2 सेकंड टू रीच फ्रॉम ए टू बी, द मैन ऑन द बोट टेक्स 2 सेकंड टू रीच फ्रॉम ए टू बी। ये स्टार्टिंग में एक्स होता, बोट की लेंथ 6 मीटर दे रखी है एल, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन में बोल देता अगर आदमी चलते चलते बेटा बोट पे ही चलते चलते वो आगे आ गया है, यहाँ पहुंच गया है, एम मास है, तो तुम बताओ ये एक्स डैश कितना होगा अगर आदमी यहाँ पहुंच गया है तो। और आपको टाइम दे दे रहा है कि लाइक ए टू बी जाने में 2 सेकंड लग रहे हैं। इट टेक्स 2 सेकंड फॉर गोइंग ए टू बी। मेरी बात समझना बेटा, बच्चा जब बोट पे चलेगा तो इंटरनल फ्रिक्शंस आते हैं दोनों पे, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। लेकिन अब बच्चा पिछली बार जैसे जैसे मैं केसेस बुक्स में भी तुम्हें खूब केसेस मिलेंगे जिसमें क्या होगा, तुम ये रट्टा मार लोगे कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होती है। बेटा वो थ्योरी नहीं है, थ्योरी ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है? अगर वेलोसिटी है तो कांस्टेंट रहेगी। पिछले केस में सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में। यहाँ मुझे वेलोसिटी दे रखी है, तो कहने का मतलब है इस बेटा इस बार जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था ना, ओल्ड सेंटर ऑफ मास, एक्स यू एम ओल्ड। अब जो नया वाला सेंटर ऑफ मास आएगा बेटा, नया वाला सेंटर ऑफ मास न्यू, ये कितना चल चुका होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम। मेरी बात समझ जाना बेटा, आदमी के चलने से सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ा। ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो जो बॉडी कर रही है वही करेगी। इस वाले केस में सेंटर ऑफ मास मूव कर जा रहा है। बेटा यहाँ तक तुम्हें समझ आ रहा है? कोई डाउट बेटा? मेरी बात सुनना बेटा, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। मैं तुमसे एक्स डैश पूछ रहा हूँ, आप फिर से वैसे निकाल सकते हो कि सर इस बार हमको सिर्फ ये कर देना है कि पहले अगर सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया था यहाँ पे कहीं, इस बार न्यू सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन आएगी, ऐसे लिख देना कि एक्स न्यू सेंटर ऑफ मास मतलब एक्स ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम। इट जस्ट शोज कि बेटा सेंटर ऑफ मास जो कर रहा है वही करता रहेगा। अगर बाहरी फोर्स नहीं है, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। मेरी बात समझ गए बेटा? तो ये क्वेश्चन अच्छा होता है। बच्चे से पिछले वाले क्वेश्चन को बार बार करते हैं तो उनको लगता है कि भाई कुछ भी हो जाए, बोट वाले केस में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फिक्स्ड होती है। नहीं बेटा, सेंटर ऑफ मास का बिहेवियर फिक्स्ड होता है। इन रेस्ट तो रेस्ट, इन मोशन तो मोशन। अरे मैं आपको ऐसी आपकी भाषा में समझाता हूँ। देखो, आप बैंक पे हो और आपका नॉटी फ्रेंड ने आपको एक लात मार दी बोट पे। अब आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप पानी के बाहर निकाल के हाथ छप छप नहीं करोगे तब तक आपकी बोट ऐसे जाती रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम बोट पे कितना भी नाचो,
नेट बॉडी आगे बढ़ती रहेगी अगर आपके दोस्त ने यहाँ लात मार दी बोट पे तो। क्या आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आई? ये बोट, ये तुम, और ये तुम्हारे दोस्त की स्विफ्ट किक, उसने तुमको यहाँ पे बोट पे लात मारी। अब बोट हैज गेन्ड ए वेलोसिटी, पानी से कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा है। अब क्या होगा, ये सिस्टम उस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चले जाएगा। तुम चाहे दाएं बाएं ऐसे करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास विल हैव इट्स ओन वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट। बेटा क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं? आई होप तुमने मेरी उस बात पे ध्यान दिया होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, नॉट दैट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब अच्छे से समझ जाना। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगर मान लो कोलिजन होता है, सपोज कोलिजन, या सपोज एक्सप्लोजन होता है। पहले एक्सप्लोजन वाले से समझते हैं। एक्सप्लोजन हुआ बेटा, एक्सप्लोजन किस फोर्स की वजह से होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल? अगर एक बम फट रहा है सर इंटरनल। इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो तुमको ऐसे दे देगा, देखो बच्चों की तरह समझो। तो बोलेगा एक मास है और इसका एक्सप्लोजन हो गया कि m/2 इधर जा रहा था, m/4 इधर जा रहा है। अब बचा m/4 कहाँ जाएगा? अगर इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रिमेनिंग m/4। सुनो बेटा, पहले मेरी बात समझो। अगर किसी चीज में एक्सप्लोजन होता है तो आप ये बोलोगे देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, दैट मीन्स आपका आपका नेट मोमेंटम जीरो आना चाहिए। बेटा ये बम का सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ था? रेस्ट में था। बाद में कहाँ रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है बेटा, तो तुम ये बोल सकते हो ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाएगा। खुद ही सोच लो ना, एफ एक्सटर्नल है ही नहीं। तो जब एफ एक्सटर्नल जीरो होगा, दैट मीन्स हमेशा m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 या मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड या कांस्टेंट। पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो रहेगा। इस बम का पहले मोमेंटम कितना था? p इनिशियल विल बी जीरो। तो अब बाद में जब ये 3 पार्टिकल बन गए, 3 पार्टिकल्स ना, तो भी टोटल मोमेंटम कितना होगा? जीरो ही होगा। या सिंपली p इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू p फाइनल व्हेनेवर एक्सप्लोजन और ऐसे फोर्सेस की वजह से पार्टिकल्स में मोशन आता है जो इंटरनल होता है। बेटा आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ। एक्सप्लोजन की वजह से कभी भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, मतलब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होगी। बेटा आप ये क्वेश्चन कर पाओगे? बेटा ट्रस्ट मी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन एग्जामिनेशन। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो भी ऐसे क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की गई है। आप वैसे बोलते कि इनिशियल मोमेंटम जीरो है, बाद में भी जीरो होगा, यानी m/2 इंटू 3j प्लस m/4 इंटू 2i प्लस m/4 इंटू वेलोसिटी मुझे नहीं पता तो मैं v मान लेता हूँ, और ये जीरो के बराबर होनी चाहिए। तो बेटा आपका आंसर आ गया। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बताओ? v विल बी, या v/4 विल बी -3j/2 माइनस 2/4i। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ थर्ड पार्टिकल विल बिकम -6j - 2i। क्या आपको ये पॉइंट समझ आ गया बेटा? अरे बेटा कुल मिला के ना, जितने मोमेंटम से ये दोनों मिलके जाएंगे ना, ये अकेला उस मोमेंटम को कैंसिल कर देगा।
नोट कर लिया बेटा? बेटा आप जैसे ही नोट करो मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट केस समझाता हूँ। पता है बेटा, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तुम ट्रिक्स डेवलप नहीं करते हो, और वो ट्रिक्स तुम अपने हिसाब से डेवलप करते हो जो तुम एग्जामिनेशन में जल्दी जल्दी लगा पाओगे। देखो, एक क्वेश्चन आता है सिंपल वाला। देखो, मान लो तुमने किसी बम को ऐसे फेंका, ऐसे जाना चाहिए, बम को गिरना चाहिए था। तुमने एक मिसाइल या बम लॉन्च किया, वैसे जा रहा है। अब बेटा देखो, मेरी बात समझना। अगर बम ऐसे जा रहा है और बीच में उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, तो ये तो इंटरनल फोर्सेस की वजह। बम तुमने ऐसे लॉन्च किया, गिरना यहाँ था। सपोज दिस वाज योर रेंज, बम वाज मेंट टू रीच एट दिस हॉरिजॉन्टल लेवल। लेकिन अगर बम का मिडवे एक्सप्लोजन हो जाता है, तो बेटा ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से नहीं। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेंटर ऑफ मास वोंट चेंज। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेंटर ऑफ मास वोंट चेंज। ट्रेजेक्ट्री ऑफ COM वोंट चेंज। तो बेटा ये क्वेश्चन केवीपीआई में भी रिपीट होता है। देखो, जब ये इधर गिरेगा, मान लो इसका एक फ्रेगमेंट, जैसे बोलता मैंने बोला m/3 यहाँ गिरा x दूरी पे, तो अगला 2m/3 कहाँ होगा? तो बेटा 2m/3 को आगे छिटक के गिरना ही पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि जब तुम 2m/3 और m/3 का सेंटर ऑफ मास निकालो तो यहीं पे आए, जहां पे पहले आना चाहिए था। अगर बाहरी फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन नहीं होता है, तो एक्सप्लोजन की वजह से कभी भी सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्टरी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स ने कराया। बम पहले जहां जा रहा था वहीं जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास। क्या आपको ये बात समझ आई? दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं बेटा, कर लोगे? सर बेटा थोड़ा देखो, फिर से समझ। हाँ मैं समझाता हूँ बेटा। देखो, बम के अंदर का जो एक्सप्लोजन है, वो इसको टुकड़ों में बांट सकता है, कुछ भी कर दे। बट ऐसे समझना कि M1V1, M2V2, M3V3 जो पहले था वही रहेगा। मतलब अगर F एक्सटर्नल 0 है, तो जो बॉडी कर रही थी M1V1 पहले मिला के थे ना, तो वो चेंज नहीं हो सकता बेटा। ये टर्म जो था हमारा मोमेंटम, ये कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल टूट गया, तो वो टूट के जहां गिर रहा है उसको गिरने दो, अगला जहां जा रहा है जाने दो। बट जब तुम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालोगे, तो वो इस धमाके से चेंज नहीं हो सकती। क्या तुम थोड़ी सी बात ऐसा फील कर पा रहे हो बेटा, कि अगर मान लो ये सारा जो एक्सप्लोजन हुआ है, इसमें इंटरनल फोर्सेस शामिल हैं, तो बॉडी का कभी भी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होती। जो बॉडी कर रही थी यस। सेंटर ऑफ मास, वही करता रहेगा। मतलब जब ये एक साथ था, वही लगभग बिहेवियर रहेगा सेंटर ऑफ मास का जब वो बम फट गया है। मैं आपको बेटा एक छोटा सा एग्जांपल दे दिखाता हूँ। आप एक काम करना, आप देखना कि एक ना, मतलब जैसे तुम छोटा सा दिवाली पे बम का कोई छोटा सा पटाखा फोड़ना, तो तुम देखना, अगर एक पीस उसका इधर जा रहा है, मतलब छोटा सा बम है, एक पीस इधर जा रहा है, और फट के पीछे वाला पीस इधर जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। हमेशा तुम्हें यही फील होगा कि एक पीस आगे जा रहा है तो एक पीस पीछे जा रहा है, और जो जितना हल्का उसकी वेलोसिटी उतनी तेज, ताकि मोमेंटम कंजर्व कर सके। भारी पीस स्लो जा सकता है। देखो, अगर ये भारी है और ये स्लो जा रहा है, तो भी इसका मोमेंटम ज्यादा होगा क्योंकि एम भारी भारी है। तो हल्के की वेलोसिटी तेज होगी, ताकि नेट मोमेंटम जीरो हो सके। इस क्वेश्चन में वो तुमसे यही ट्रिक निकलवा देते हैं कि रेंज का फॉर्मूला सबको आता है, वो यू और थीटा दे देते हैं, और फिर बोल देते हैं कि एक पार्टिकल M/3 कोलिजन करके गिर गया,
और वो मेन रेंज से x मीटर पहले गिर गया, तो अगला वाला पार्टिकल कितनी आगे जाएगा। आपको बच्चों की तरह बोलना होता है कि सर सेंटर ऑफ मास तो यही है, तो कॉमन सेंस से m/3 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2m/3 इंटू वाई, अगर ये डिस्टेंस y मान लो तो। बात समझ गए बेटा, ताकि सेंटर ऑफ मास मिड में ही आ सके। अब डायरेक्टली ट्रिक लगा देते और आंसर एक लाइन में आ जाता। बेटा देखो, स्टार्टिंग होगी कि तुम थ्योरी पूरी समझ जाओगे, लेकिन एक टाइम आता है जिसके बाद, बेटा तुमने नोट किया, Yes, sir. internal explosion will never change the trajectory of center of mass. Internal forces can't change the trajectory of center of mass. बेटा देखो, एक टाइम रहेगा ना कि जब मैं तुमको बोट वाला क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो एक दिन तुम्हें ऐसे समझ आएगा। पहले दिन तुम थ्योरी लिखते हो, अगली बार तुम्हें समझ आएगा, अरे सर अगर मैं सेंटर ऑफ मास के पर्सपेक्टिव से सोचता, सेंटर ऑफ मास के, तो वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर जितना m इंटू x1 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, उतना ही कैपिटल M इंटू x2, x2 इज द मोशन ऑफ m, राइट साइड जाएगा। क्यों? ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं रह सके। x2 इज द मोशन ऑफ कैपिटल M ऑन द राइट साइड, x1 इज द मोशन ऑफ स्मॉल m ऑन द लेफ्ट साइड, और ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। तुम करके देख लेना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को हमको वहीं रखना है बेटा। अगर मान लो मैं तुमको सीधे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, उस क्वेश्चन में मैं तुमको ये दूरी दे देता 50 मीटर और पूछता अब तुम बताओ बोट का ये एंड कितना खिसक गया है, तब तुम्हारे लिए बड़ा आसान होता इस तरीके से सोचना। मेरी बात समझे बेटा? और ये सब कैलकुलेशन कर करके ही दिखेगा तुम्हें। तुम पहले लंबा लंबा निकालोगे, समझोगे अच्छा पहले भी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन वही थी, बाद में भी वही रहेगी। थोड़ी देर बाद तुम बच्चों की तरफ निकाल लोगे, अच्छा सर तो आप ये कहना चाहते हैं कि आदमी बोट को लेके जब इधर आ गया होगा, मतलब आदमी जब इधर आया होगा, तो यानी m1 x1 ये है तुम्हारा x1, आदमी कितना चला अपनी जगह से, ठीक है, यहां से। बोट कितना खिसकी होगी बेटा? बोट जितना भी खिसकी है तुम निकाल के देख लो, वो लेंथ बराबर आएगी। आदमी कितना खिसका, m1 स्मॉल m इंटू x1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू बोट कितना खिसकी। ये बोट है ना, पहले यहाँ थी इसका सेंटर ऑफ, बोट का सेंटर ऑफ मास, अब वो कितना वो खिसक गई, ये बेटा सॉरी, मतलब बोट कितना खिसकी। तो आपका आंसर ऐसे सेम आएगा। मैं रुको तुमको क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूँ। मैंने आपसे ये बोला कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी जब देखोगे बेटा, तो आपके मन में एक फीलिंग आनी चाहिए कि सर अगर मेरी बोट पे आदमी है यहाँ पे, तो जो भी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती, अगर आदमी इधर आया तो आदमी की जितनी मूवमेंट हुई पहले से बेटा, ये लोकेशन आदमी की ऐसे रही x1। तो बोट का जो कॉमन सेंस, मतलब बोट का जो मिड पॉइंट है, बोट का मिड पॉइंट, उसको भी इधर खिसकना पड़ेगा x2। और मैं सिर्फ ये लिखता कि अगर स्मॉल m इसका मास है और कैपिटल M इसका मास है, तो तुम निकाल के देख लेना, टू मेक श्योर कि ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास मूव ना करे। हमेशा जितना m इंटू x1 आएगा उतना ही कैपिटल M इंटू x2 आएगा। मैंने ये बोला, और ये कॉमन सेंस की बात है, ताकि हमारा सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्ट ना हो। ठीक है, इसको ट्रिक की तरह जानोगे तो डायरेक्टली एक लाइन में पुट कर दोगे कि सर अच्छा तो मेरा m कितना मूव हुआ, मैं डायरेक्टली ऐसे निकाल सकता हूँ।
मेरा कैपिटल एम कितना मूव हुआ मैं डायरेक्टली ऐसे निकाल सकता हूँ। बेटा नोट कर लिया? मैं क्वेश्चन दूं बेटा? बेटा यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ। अच्छा बेटा इसमें बहुत सारे कनेक्टेड टॉपिक हैं, प्लीज इसको नोट्स बनाते रहना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम सारे कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो। और ऐसे बहुत क्वेश्चन है बेटा, प्लीज सेंटर ऑफ मास पे पूरी एक शीट सॉल्व करना अच्छे से। देखो एक नया कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब बेटा शायद 8 मिनट में हो ना पाए तो मैं कोशिश करूंगा। आई विल बिगिन दिस टॉपिक और ये लंबा चलेगा और ये बहुत इजी होता है बट बच्चों को बहुत देर में स्ट्राइक करता है, तो आप प्लीज थोड़ा सा फोकस बढ़ाना, आप करेगा। पहले मैं स्ट्रेस दूंगा कि आप कॉन्सेप्ट सीखें, आप मेरे लिए थोड़ा कैलकुलेशन कर देना बेटा, ठीक है? हेडिंग डाल ली बेटा? सबसे फंडामेंटल तरीके से चलता हूँ, सबसे फंडामेंटल तरीके से, बहुत ही बहुत फंडामेंटल तरीके से। दोनों का मास m ले रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना मेरा मकसद है। इसकी वेलोसिटी 2i है, इसकी वेलोसिटी 3j है। पहले बच्चों की तरह समझना। आपने देख लिया बेटा 2i 3j नोट किया? अगर अब मैं तुमसे बोलता हूं कि मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सुनना मेरी बात सुनना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालो, तो हर बच्चा कितनी जल्दी निकाल देगा सर? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हाफ एम वी स्क्वायर। पहले का मास एम है और स्पीड ही देखनी है, तो 2 स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू 3 स्क्वायर। तो बेटा इसमें तो किसी को टाइम नहीं लगाना, कर लोगे? कॉन्सेप्ट पे आएंगे धीरे धीरे, पहले आप एक ऑब्जर्वेशन नोट करो। यहां तक समझ आया बेटा? मैं इन दोनों का नाम थोड़ा ए और बी लिख देता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ। नोट किया बेटा? अच्छा रुको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं दोनों का मास अलग अलग लेता हूँ, m1 और m2 विल बी बेटर। तो m1 नहीं, m2 m1, तो ये टर्म मिटा देता हूँ। बेटा यहाँ तक नोट कर लिया? यस सर। अब एक काम करो, मुझे काइनेटिक एनर्जी, मेरी पूरी बात सुनना, इस यही ट्रिक है कि आपको बात ऐसे समझ आए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर मैं m2 के फ्रेम में निकालूं विथ रिस्पेक्ट टू m2, तो बताओ अगर m2 ऑब्जर्वर है तो वो किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। अगर m2 ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर किस पे रहता है? दैट ऑब्जर्वर हमारा बेटा एट रेस्ट रहता है, और हम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पलट के दूसरे को दे देते हैं, तो m1 की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताओ? ये आराम से बताओ। m1 के बाद अब दो वेलोसिटी हो जाएगी, एक 3j और एक -2i। किसी को डाउट है बेटा यहाँ तक बताओ? यहाँ तक नोट कर लिया?
बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लोगों ने पहले काइनेटिक एनर्जी निकाली है पूरे सिस्टम की, अगली बार हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, और इट इज नॉट रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, जनरल कॉन्सेप्ट, हम इसको ट्रिक बना देंगे, दिस इज वन ऑफ द ट्रिक दैट यू विल डेवलप। अगली बार आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाली विद रिस्पेक्ट टू m2, अब बताओ कितना आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। m2 अपने आप को रेस्ट पे देखेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी, दूसरी कितनी आ जाएगी, हाफ m1 इंटू देख पा रहे हो बेटा, हाफ m1 इंटू, बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी देखोगे आप, अगर आप लिखोगे तो बेटा आपको 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दिखेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? थ्री क्यूब नहीं बेटा, स्क्वायर, स्क्वायर है, वो गलती से लिखा है, तो 3 स्क्वायर ही है। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? हाँ, अब तुम ऐसे समझो कि अगर हम सिस्टम को देख रहे हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, और अगर हम सिस्टम को देख रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर m2 के रिस्पेक्ट में, या किसी एक के रिस्पेक्ट में, दो मासेस में से टू मास सिस्टम में हम किसी एक मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो एक हल्का सा चेंज आता है। मैं आपको एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड वाइज समझाता हूँ, रुको मेरी बात सुनना, हमने किया है मैं वो बता रहा हूँ। हमने सिस्टम को पहले देखा है जनरल, फिर हमने उसे देखा है किसी एक मास के रिस्पेक्ट में। तो मैं आपका नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ बेटा, देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप ऐसे, शायद ये जल्दी समझ आएगा आपको, वो लंबा जाएगा अगर मैं वो क्वेश्चन वैसे करूँ। होता क्या है, मान लो ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है। ये वाला एग्जांपल जल्दी समझ आता है बेटा, ये स्मॉल एम है और वो कैपिटल एम है, जैसे ये सन है और ये अर्थ है। रियलिटी ये है कि सेंटर ऑफ मास सन के पास होगा, और हम सेंटर ऑफ मास के चक्कर मारते हैं, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट चक्कर मारता है स्मॉल एम। मेरी बात ध्यान से सुनना, स्मॉल एम सेंटर ऑफ मास के अबाउट चक्कर मारता है, ठीक है। और रियलिटी में सन ऐसे चक्कर मार रहा होता है, अर्थ सेंटर ऑफ मास के अबाउट चक्कर मार रही होती है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट में बेटा मैं अगली बार थोड़ा डिटेल में कराता हूँ, ये समझना बस इतना है कि अगर तुम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में करते हो तो इट विल बिकम वेरी लेंदी। तुम ऐसा मान लो कि एक रिड्यूस्ड मास सिस्टम है, अगर मैं सन के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ किसी एक मास के रिस्पेक्ट में, तब तुम डायरेक्टली अगले मास को स्टडी कर सकते हो, कोई रिजल्ट पे अंतर नहीं आएगा। मैं कोशिश करता हूँ एक लाइन में बताने की, अगली बार मैं आपको ये समझाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने पे आपको ऐसा सिस्टम दिखेगा जिसमें चक्कर आ रहे होंगे आपको, कि सन नाच रहा है। बेटा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम दो मास सिस्टम को एक सिंगल मास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, और वो जरूरी भी है क्योंकि हम किसी एक मास पे रहते हैं, जैसे अर्थ पे हैं तो हमें सन घूमता हुआ दिखेगा। बेटा मेरी बात समझो, हम किसी एक मास को के रेफरेंस से जब देखेंगे तो हम दूसरे मास को रिड्यूस्ड मास मान सकते हैं, और उसकी वैल्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगी। मैं आपको इसको पूरा ट्रिक की तरह समझा दूंगा, आपकी सारी कैलकुलेशन सब कुछ मैच कर जाएगी। बेटा देखो, यहाँ सन को लेना, अर्थ को लेना, सरदर्द पालना है। अब सीधे बोलोगे सर लेट अस से कि सन इज एट रेस्ट और हमारा अर्थ का मास इतना रिड्यूस्ड मास आ चुका है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और आप फिर इस डिस्टेंस के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, अपना सारा आंसर मैच कर जाएगा। मेरी बात समझ पाए बेटा? पर इट विल टेक, हाँ बेटा थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे हेडिंग याद दिला देना, मैं आपको रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट से ही समझा दूंगी, डेरिवेशन करे बिना
बेटा 5 मिनट में हो नहीं सकती रेजोल्यूशन वाली, मैं करा दूंगा बेटा, ठीक है भाई, इतना याद रखना। इट इज वेरी इजियर इफ वी सॉल्व द सिस्टम फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, वन मास पॉइंट ऑफ व्यू, तो रेदर देन दोनों मासेस को घूमता हुआ देखना, आपका सर चकरा जाएगा। ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूंगा। बेटा मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ बेटा, ठीक है। वेलकम बेटा, वेलकम ऑल बेटा।